नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश आपका स्वागत करता हूं क्राइम गाथा चैनल पर। बात इस साल जनवरी 2025 की है। संभल, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो इन दिनों सुर्खियों में है। रात के 11 बजे हैं, ठंड हड्डियों तक चीर रही है और कोहरा इतना घना कि 5 मीटर आगे कुछ दिखाई नहीं देता। सड़कें सुनसान हैं, सिर्फ ठंडी हवा का सनसनाता शोर और गाड़ियों की हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी। इसी सर्द रात में संभल की एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा अपनी पुलिस जीप में गश्त पर हैं। उनकी टीम किसी थाने से लौट रही है। कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, सामने वाली गाड़ी की पार्किंग लाइट को फॉलो करते हुए, ताकि कहीं गड्ढे में न गिरें या डिवाइडर से न टकराए। अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी जीप को ओवरटेक करती है। कोहरे में जहां कोई समझदार इंसान धीरे चलता है, ये कार हवा से बातें कर रही थी। अनुकृति की आंखें सिकुड़ जाती हैं। इतने कोहरे में इतनी स्पीड, कुछ तो गड़बड़ है, वो अपने ड्राइवर से कहती हैं। फौरन वायरलेस पर मैसेज जाता है, एक कार तेज रफ्तार से निकली है, अगले नाके पर बैरिकेड लगाओ, गाड़ी रोककर चेक करो। अगले नाके पर एक ट्रक खड़ा करके रास्ता रोका जाता है। वो तेज रफ्तार कार रुकती है। पुलिस वाले गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कार में 2 लोग हैं, एक का नाम ओमकेश्वर, दूसरा कामित। दोनों के चेहरे पर घबराहट, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुकृति मौके पर पहुंचती हैं। उनकी तेज नजरें दोनों को स्कैन करती हैं। इतनी रात, इतने कोहरे में, इतनी स्पीड में कहां भाग रहे हो? क्या जल्दी है? उनकी आवाज में सख्ती है। मैडम, बस जल्दी पहुंचना था, ओमकेश्वर हकलाते हुए कहता है। लेकिन अनुकृति को जवाब पसंद नहीं आता। गाड़ी की तलाशी लो, वो हुक्म देती है। तलाशी शुरू होती है। गाड़ी से 11 लाख रुपए नकद बरामद होते हैं। इतनी नकदी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर पुलिस वालों की नजर पड़ती है 19 क्रेडिट कार्ड्स पर, सब अलग अलग नामों के। ये क्या है? अनुकृति पूछती हैं। दोनों हकलाते हैं, कोई साफ जवाब नहीं दे पाते। ये कार्ड्स तुम्हारे नहीं हैं तो किसके हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं। तलाशी आगे बढ़ती है। गाड़ी से पासबुक, चेकबुक और कुछ दस्तावेज मिलते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पुलिस वाले एक मोबाइल फोन की गैलरी खोलते हैं। उसमें करीब 1 लाख तस्वीरें, और ये कोई पारिवारिक फोटो या पार्टी की तस्वीरें नहीं थीं। ये तस्वीरें गरीब, साधारण लोगों की थीं। उनके मिट्टी के घर, टूटी फूटी सड़कें, थके हारे चेहरे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन लोगों की जिंदगियों का हिसाब किताब रख रहा हो। ये लोग इतनी तस्वीरें क्यों रख रहे हैं? कुछ बड़ा गड़बड़ है, अनुकृति सोचती है। पुलिस स्टेशन में दोनों संदिग्धों से सख्त पूछताछ शुरू होती है। उनके फोन की जांच की जाती है। व्हाट्सएप और मैसेजेस में एक के बाद एक सुराग मिलने लगते हैं। मैसेजेस में लिखा है, बीमा का पैसा आ गया, उसके पैसे मिल गए, ये आ गया, वो आ गया। पुलिस को शक और गहरा हो जाता है। 11 लाख नकदी, 19 क्रेडिट कार्ड्स, 1 लाख तस्वीरें और अब ये मैसेजेस, ये सब एक बड़े रैकेट की ओर इशारा कर रहे थे। अनुकृति की टीम एक मैसेज पर फोकस करती है जिसमें लिखा है, प्रियंका के 25 लाख का बीमा आ गया। पुलिस तुरंत प्रियंका के पते पर पहुंचती है। वहां जो कहानी सामने आती है वो दिल दहला देती है। प्रियंका का घर एक छोटा सा मिट्टी का मकान है। दीवारें टूटी फूटी, दरवाजे पर पुराना ताला। प्रियंका एक जवान औरत जिसके चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें। पुलिस उससे पूछती है, तुम्हारा 25 लाख का बीमा, ये क्या माजरा है? प्रियंका चौंक जाती है। वो बताती है कि उसका पति दिनेश, जिसे कैंसर था, दिसंबर 2023 में लास्ट स्टेज पर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तभी कुछ लोग उनके घर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति का इलाज महंगा है, हम 25 लाख का बीमा करा देते हैं जिससे सारा खर्चा निकल आएगा। बस इसके लिए 1 से 1.125 लाख रुपए देने होंगे। प्रियंका, जो अपने पति को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में थी, उनकी बातों में आ गई। उसने पैसे दिए, बीमा हुआ। इन लोगों ने उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेकबुक ले ली। चेकबुक पर साइन करवाए और अपने पास रख लिए। कहा, पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन ऊपर वाले का कुछ और प्लान था। 30 मार्च 2024 को दिनेश की मौत हो गई।
प्रियंका की नॉमिनी के तौर पर अब उसे 25 लाख रुपए मिलने थे। वो इंतजार करती रही, कोई नहीं आया। जब वो बैंक गई तो सच सामने आया। बैंक ने बताया कि 25 लाख रुपए का बीमा इंश्योरेंस कंपनी से आया और प्रियंका के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। मैसेज, साइन, चेक सब कुछ मौजूद था, लेकिन प्रियंका तक एक पैसा नहीं पहुंचा। मैंने तो 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मुझे 25 लाख में से कुछ नहीं मिला, प्रियंका रोते हुए कहती है। पुलिस को समझ आता है कि वो सच बोल रही है। इंश्योरेंस हुआ, पैसे आए, बैंक ने ट्रांसफर किए, लेकिन सारा पैसा कहीं और चला गया। पुलिस अब इस रैकेट की गहराई में उतरती है। दस्तावेज और मैसेजेस की छानबीन से एक और नाम सामने आता है, चंद्रसेन। पुलिस उनके घर पहुंचती है। चंद्रसेन का बेटा दिनेश, हाँ दूसरा दिनेश, 30 से 35 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। उसने 2 साल पहले एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल लोन पर ली थी, लेकिन लोन लेने के बाद उसका व्यवहार बदल गया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, जो वो पहले कभी नहीं करता था। परिवार परेशान था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि उनके बेटे को क्या हो गया। 2 साल बाद रहस्यमय तरीके से एक स्वस्थ नौजवान की अचानक मौत हो गई। मौत के बाद लोन माफ होना था, क्योंकि उसका बीमा था। ट्रैक्टर और बाइक परिवार को मिलनी थी, लेकिन चंद्रसेन को कुछ नहीं मिला। बैंक ने बताया कि लोन माफ हो गया। ट्रैक्टर और बाइक किसी और को ट्रांसफर हो गए। नॉमिनी कोई और था, जिसका कोई अता पता नहीं। पुलिस को एक और सुराग मिलता है, त्रिलोचन। उनके नाम पर 5 बीमा पॉलिसी थीं, 15 से 20 लाख की। पुलिस उनके घर पहुंचती है। परिवार से पूछा जाता है, त्रिलोचन की पॉलिसी का पैसा मिला? परिवार चौंक जाता है। कैसी पॉलिसी? त्रिलोचन की तो दिसंबर 2023 में कैंसर से मौत हो गई थी। पुलिस दस्तावेज दिखाती है। पॉलिसी जून 2024 में बनी थी। परिवार हैरान, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुके थे। पुलिस की तहकीकात से सच सामने आता है। त्रिलोचन, जो दिसंबर 2023 में मर चुके थे, कागजों पर मार्च 2024 में जिंदा किए गए। उनके नाम पर 5 पॉलिसी ली गईं। फिर जून 2024 में उन्हें दोबारा मारा गया। इस बार डेथ सर्टिफिकेट में लिखा था हार्ट अटैक। कैंसर से मौत दिखाने पर बीमा का पैसा नहीं मिलता, इसलिए हार्ट अटैक का बहाना बनाया गया। पुलिस की जांच अब एक भयानक सच्चाई को उजागर करती है। यह कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। ये एक संगठित गैंग था, जो पूरे देश में फैला हुआ था। संभल और आसपास के इलाकों में 51 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस गैंग का खेल कुछ यूं था। सबसे पहले ये लोग उन मरीजों को टारगेट करते थे जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और जिनके बचने की उम्मीद कम थी, जैसे प्रियंका के पति दिनेश। इनके परिवारों को बीमा का लालच देकर ठगा जाता था। दूसरा, त्रिलोचन जैसे लोगों को, जो पहले ही मर चुके थे, कागजों पर जिंदा करके उनके नाम पर बीमा पॉलिसी ली जाती थी। फिर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर पैसा वसूला जाता था। और तीसरा, सबसे खतरनाक हिस्सा, ये गैंग 20 से 30 साल के हट्टे कट्टे लेकिन गरीब नौजवानों को चुनता था। इनका बीमा कराया जाता था, क्योंकि इस उम्र में प्रीमियम कम होता है। फिर इनकी हत्या कर दी जाती थी और उसे रोड एक्सीडेंट या हार्ट अटैक दिखाया जाता था। एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला केस सामने आया। एक दिव्यांग शख्स का भाई इस गैंग के साथ मिला हुआ था। उसने अपने भाई का बीमा कराया। एक दिन वो उसे ई रिक्शा पर ले गया। सुनसान सड़क पर उसने अपने भाई को धक्का देकर रिक्शा से गिरा दिया। वो सर के बल गिरा, चोटिल हुआ। भाई ने रिक्शा वाले को डांटा, तूने गाड़ी कैसे चलाई? रिक्शा वाला माफी मांगने लगा, लेकिन इसके बाद उसने अपने घायल भाई को उठाया और उसी चोटिल हिस्से को दोबारा जोर से सड़क पर पटक दिया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में लिखा गया, रिक्शा से गिरने की वजह से सिर में चोट। गवाहों ने भी यही कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि भाई ने जानबूझकर अपने भाई को मारा। बीमा का पैसा मिल गया, लेकिन परिवार को कुछ नहीं मिला। पुलिस की तहकीकात से पता चलता है कि ये गैंग सिर्फ संभल तक सीमित नहीं था। इनके पास गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल और हिंदी बेल्ट के लगभग हर राज्य के बैंक अकाउंट्स, पॉलिसी और दस्तावेज थे। सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश छूटे,
क्योंकि वहां इन्हें भाषा की दिक्कत थी। ये लोग साउथ इंडिया में भी जाना चाहते थे, लेकिन कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु न जानने की वजह से रुक गए। इस गैंग का नेटवर्क कैसे काम करता था? गांवों में आशा और किरण जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं को पैसा देकर बीमार लोगों की जानकारी ली जाती थी। जैसे ही कोई गंभीर मरीज मिलता, गैंग उसका बीमा कराने की प्लानिंग शुरू कर देता था। ये लोग डेथ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों पर मोहर लगवाते थे। बदले में मोटा पैसा मिलता था। कई लोग जो पहले इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुके थे या अभी भी उनके संपर्क में थे, इस गैंग के साथ मिले हुए थे। वो फिक्स रकम पर बीमा पॉलिसी बनवाते थे। बैंक मैनेजर और कर्मचारी इस गैंग का हिस्सा थे। वो नॉमिनी के अकाउंट खोलते, चेकबुक पर साइन करवाते और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर गैंग के किसी सदस्य का रखते। पैसा आता और गैंग उसे हड़प लेता। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने में सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी और डॉक्टर भी शामिल थे। ये एक ऐसा नेक्सस था जिसमें गांव के नुमाइंदे, सरकारी कर्मचारी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और अस्पताल सब शामिल थे। अरबों रुपए का ये खेल पूरे देश में फैला हुआ था। पुलिस ने संभल और आसपास के इलाकों में दबिश दी। 25 से ज्यादा ट्रैक्टर और बाइक बरामद किए गए जो इस स्कैम का हिस्सा थे। 51 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ये गैंग उन परिवारों को लूट रहा था जिन्हें वाकई पैसे की जरूरत थी। प्रियंका जैसे लोग जिनके पति की मौत हो चुकी थी, जिनके पास बच्चों की परवरिश और घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो 5 से 10 लाख रुपए उनके पास पहुंच जाते तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन लालच ने इन परिवारों को बर्बाद कर दिया। सबसे दुखद बात, ये गैंग सिर्फ बीमार या मरे हुए लोगों को ही नहीं ठगता था। ये स्वस्थ गरीब नौजवानों को चुनता था, उनका बीमा कराता और फिर उनकी हत्या कर देता। रोड एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, सब कुछ पहले से फिक्स। ये लोग मौत के सौदागर थे जो लाशों को बेचते थे, मरीजों का सौदा करते थे और जिंदगियों को खत्म करते थे। हमारे लखनऊ के रिपोर्टर संतोष कुमार शर्मा ने संभल में एक हफ्ता बिताया। इस पूरे रैकेट की तह तक गए। और एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा को सलाम, जिन्होंने इस केस को इतनी बारीकी से सुलझाया। ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था जो सुर्खियों में आए, लेकिन ये एक ऐसा क्राइम था जिसने हजारों लाखों परिवारों को ठगा, उनकी जिंदगियों को तबाह किया। तो दोस्तों, ये थी संभल की वो डरावनी कहानी जो जामताड़ा को भी पीछे छोड़ देती है। अब तुम बताओ, इस कहानी ने तुम्हें कैसा महसूस कराया? क्या ये सिर्फ एक क्राइम था या इंसानियत पर एक धब्बा?